वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लेक्चर किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट विच वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस section of this lecture. We were discussing the levels of ecosystem, and the level is population level. Population, as I have already mentioned, population is the group of interbreeding individuals belonging to a particular species, and they are living in a specific geographical area at the same time, or the individuals of a species which are living at same area at same time form the population of that species in that area. So पॉपुलेशन में क्या हम कंसीडर करेंगे? एक स्पीशी के जितने भी इंडिविजुअल किसी इकोसिस्टम में जिस टाइम पे हम उस इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, उनका जो टोटल नंबर होगा वो उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन लेवल ऑफ दैट इकोसिस्टम. नेक्स्ट इज़ द कम्युनिटी. अब कम्युनिटी क्या होती है कि कहीं पे भी आप देख लें, हमारे इर्द गिर्द देख लें, आप अपने घर में ही देख लें कि हमें तो लगता है कि हम ही रह रहे हैं सिर्फ, लेकिन हमारे साथ हमारे इर्द गिर्द और भी डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ हैं. कुछ हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई भी है, बैक्टीरिया भी हैं हमारे इर्द गिर्द, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह भी, जहाँ पे कहीं पे पानी रुका होगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे हम, 2-3 दिन कहीं रुका रहेगा तो देखेंगे कि वहाँ पे एल्गी भी लग जाती है, फिर उसमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर जाते हैं. कहीं पे फूड रख देते हैं तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, ख़राब हो जाती है. तो एक ही जगह पे एक वक्त में एक सिंगल स्पीशी के इंडिविजुअल्स नहीं होते हमारी अर्थ पे, बल्कि क्या है, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं वो होते हैं. देखें, आपके घर में प्लांट्स होंगे, गमलों में लगाए हुए हैं या लॉन में हैं. फिर इसके अलावा जो है वो लिजर्ड्स हैं, मॉस्किटोज़ हैं, एंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स हैं. तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशंस हैं, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स है डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होगा? वहाँ की कम्युनिटी होगी. अब कम्युनिटी जो है, अगर एक हम इकोसिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का हम रिलेशनशिप देखेंगे अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो इसमें जो कम्युनिटी है वो क्या होगी? जितने भी पॉपुलेशंस हैं उनकी डिफरेंट पॉपुलेशंस के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबको हम एट अ टाइम जब कंसीडर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? कम्युनिटी. अब कम्युनिटी में हमने ये भी देखना है कि ये डिफरेंट जो पॉपुलेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ उनका क्या इंटरेक्शन है, वो एक दूसरे को कोई बेनिफिट दे रही हैं, कोई उनका हार्मफुल इफ़ेक्ट है एक दूसरे पे, डिजीज़ कॉज कर रही हैं, डिकम्पोज कर रही हैं एनवायरनमेंट में डेड बॉडीज़ को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. तो डिफरेंट पॉपुलेशंस जो होती हैं एक कम्युनिटी के अंदर, एक इकोसिस्टम में डिफरेंट रोल्स प्ले करती हैं. उनका एक दूसरे पे भी इफ़ेक्ट होता है, फिर उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेशनशिप होता है. तो इस लेवल को हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम में कम्युनिटी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज द बायोम. बायोम is the major regional ecological community of plants and animals, and it is determined by climate. कि एक स्पेसिफिक एरिया जो है हमारी अर्थ पे, हर जगह का क्लाइमेट जो है वो एक तरह का नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे. अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएं, चिश्तियाँ से अगर हम मरी तक जाते हैं या फिर स्वात तक जाते हैं तो देखें कि वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता जाता है. और आप वैसे भी देखें तो एक तो जियोग्राफिकल जो एरिया है जैसे ही चेंज होता है तो फीचर्स ऑफ अर्थ भी चेंज होते हैं. तो कहीं पे डेजर्ट एरिया है, कहीं पे जो है वो सैंड है, कहीं पे जो है प्लेन्स हैं, कहीं पे रॉकी एरिया है, कहीं पे हिली एरिया है, कहीं पे माउंटेन्स हैं. तो अर्थ के फीचर्स भी चेंज होते हैं, साथ साथ क्या होता है कि क्लाइमेट भी चेंज होता है. अब यहाँ पे ज़्यादा देर तक गर्मियाँ रहती हैं हमारे एरिया में, हम चोलिस्तान में रहते हैं,
चिश्तियाँ तो सेमी डेजर्ट में आता है, लेकिन डेजर्ट ही समझ लें, चोलिस्तान में हम रह रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा हैं, रेनफॉल कम होता है, और यहाँ पे वेजिटेशन भी कम है, प्लांट्स कम हैं, वैरायटी जो है, अगर हम फोर्टाबास की तरफ चले जाएं या मरोट, तो उसके इर्द गिर्द क्या है, रेत ही रेत है, रेत के टीले हैं, कहाँ दूर दूर कोई पौधा नज़र आता है। दिन के वक्त तो लगता ही नहीं है यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रात को फिर भी कोई थोड़े बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बाहर निकल आते हैं, नॉकटर्नल होते हैं वहाँ के लाइफ फॉर्म्स जो हैं। तो किसी भी एरिया की जो क्लाइमेट है वो वहाँ की लाइफ फॉर्म्स को इफ़ेक्ट करती है। तो जहाँ किसी भी लार्ज एरिया में जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन सेम होंगी, क्या होगा, एक ही तरह की प्लांट्स होंगे, एक ही तरह के एनिमल्स होंगे। किस वजह से होंगे कि उनमें से सेम टाइप की अडेप्टेशंस होंगी कि वो सूट कर उस एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए उनकी हेल्प करेंगी। तो अगर हम किसी भी इकोसिस्टम में ये देख लें कि एक सिंगल एनवायरनमेंट जो है या एक क्लाइमेट में एक बहुत बड़े रीजन में किस टाइप की लाइफ फॉर्म्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब बायोम जो हैं उसमें एक बायोम जो है उसमें तकरीबन हर जगह पे एक ही तरह के प्लांट्स होते हैं। तो हमने जो नेमिंग की हुई है बायोम्स की, या उनको क्लासीफाई किया गया है, तो उसमें जो डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज़ हैं उनकी बेस पे क्लासीफाई करते हैं कि कौन से प्लांट्स हैं वहाँ पे मेजर। तो डिफरेंट क्लाइमेट्स में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, और वो एक बायोम में अपनी क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनाते हैं। क्लाइमैक्स जो स्टेबल कम्युनिटी होती है कि उसके बाद फर्दर उसमें चेंजेस नहीं आ रही होती, वक्त गुजरने के साथ साथ एक ही तरह का हमें नज़र आता है कि इस तरह के यहाँ पे प्लांट्स हैं, इस तरह के एनिमल्स हैं। तो जो हमारे जो एनवायरनमेंट है इसमें इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, एक्वेटिक भी होता है और टेरेस्ट्रियल भी, कि हमारी जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स वगैरह हैं, या फिर ओशंस हैं, सीज हैं, उनमें जो इकोसिस्टम है उसको हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम। और जो हमारी खुश्की पे इकोसिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो खुश्की पे डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स हैं, इस चैप्टर में उनका मेंशन किया हुआ है कि टेरेस्ट्रियल बायोम्स जो हैं वो 6 हैं मेजर। एक है, अपनी बुक में देख लें आप लोग, फॉरेस्ट बायोम होता है, फिर ग्रासलैंड है, वुडलैंड है, श्रब लैंड है। श्रब किसे कहते हैं, बुशीज़ को, झाड़ियों को। जब आप लोग जाएंगे ना ये जहाँ पे हिली एरियाज़ आते हैं, तो वहाँ पे श्रब्स वगैरह, जब बुशीज़ वगैरह, झाड़ियाँ होती हैं, ट्रीज़ इतने ज़्यादा नहीं होते। जेलम से आगे गुजरें तो वहाँ पे श्रबी एरिया आ जाता है। फिर उसके बाद क्या है, सेमी डेजर्ट श्रब्स हैं, कि जहाँ पे डेजर्ट स्टार्ट होता है, तो डेजर्ट में भी प्लांट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, और डेजर्ट के अंदर भी स्कैटर्ड फॉर्म में कहीं कहीं कोई पौधा नज़र आता है, कहीं पे कोई झाड़ी सी नज़र आती है। तो उससे सेमी डेजर्ट एरिया में भी क्या है कि श्रब्स ज़्यादा होती हैं, ट्रीज़ कम होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेमी डेजर्ट श्रब है। फिर उसके बाद डेजर्ट है। तो ये 6 जो हैं ये बायोम्स हमारे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में या हमारी अर्थ की सरफेस पे हैं। पहले कौन से वाला है, फॉरेस्ट है, फिर ग्रासलैंड, वुडलैंड, श्रबलैंड और सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट। सो बायोम क्या होता है, अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट, कि क्लाइमेट डिटरमिन करे कि इस बहुत सारे जो जियोग्राफिकल एरिया है इस पर किस तरह के, या इस पूरे रीजन में किस तरह के कम्युनिटी होगी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, कौन से वाले प्लांट्स यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, कौन से वाले जो हैं वो यहाँ पे एनिमल्स रह सकते हैं, उनके में अडेप्टेशंस हैं कि वो वहाँ पे सरवाइव करें, इजीली रह सकें, तो वही वहाँ पे रहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर इस लेवल पे हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं बायोम। अब नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायो किसको कहते हैं, लाइफ को। स्फीयर क्या होता है, एक सर्कल, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है ये स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। हमारी अर्थ जो है ये स्फीयर है, राउंड शेप में है। स्फीयर वैसे तो कहते हैं एक गोले को जो अंदर से खाली होता है, जैसे एक बॉल ले लेते हैं ना, तो वो एक स्फीयर है। तो अब क्या है कि बायोस्फीयर एक लाइफ का गोला। तो हमारी अर्थ क्या है, राउंड शेप में है। हमारी अर्थ की जो सरफेस है एक स्पेसिफिक
लिमिटेड एरिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बाकी हर जगह पे अगर हम एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हाइट पे जाते हैं वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। ओशन की डेप्थ्स में नीचे जाते हैं तो उसके बाद भी, या ज़्यादा ड्रिलिंग कर लेते हैं सॉइल के अंदर, तो एक लेयर आएगी, थिन लेयर सॉइल की, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह फंजाए या रूट्स प्लांट्स की वहाँ तक हैं। उसके बाद क्या होगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो स्पेसिफिक एरिया है अराउंड द अर्थ इन विच लाइफ एक्सिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब देखें, बायोस्फीयर जो है इसमें लाइफ जो है 3 जगहों पे हो सकती है। एक किस में हो सकती है, हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रा किसे कहते हैं, वाटर को। तो बायोस्फीयर का वो पार्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे रह रहे हैं, वाटर में रह रहे हैं, वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर में है। ठीक है। फिर जो हमारी अर्थ की सरफेस पे जैसे हम रहते हैं, हम क्या ज़मीन के ऊपर रहते हैं, पानी के अंदर नहीं रह सकते, तो हम कहाँ पे रह रहे हैं, कौन से वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बायोस्फीयर के लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, अर्थ का वो एरिया जो सॉइल है उसको हम क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं बायोस्फीयर के किस पार्ट में रह रहे हैं, वो लिथोस्फीयर में। और फिर लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो इसके अलावा एयर में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो बायोस्फीयर में हमारा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों जगह आती हैं। इन तीनों जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो कहाँ हो सकती है, 8 to 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और 8 to 10 किलोमीटर इन द डेप्थ्स ऑफ ओशंस जो है वो लाइफ पॉसिबल है। तो वो वाला एरिया हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हैबिटेट। हैबिटेट जो है, अब हम कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया में सर्वाइव करता है, रहता है। अभी मैंने बायोस्फीयर में बताया कि जो चीज़ें जो हैं या जो एनिमल्स वाटर में रह सकते हैं, फ़िश फॉर एग्जांपल आप ले लें, तो वो वाटर में एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह सकती है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती। वो हाइड्रोस्फीयर में रह सकती है, लिथोस्फीयर में नहीं रह सकती, एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकती। ठीक है। तो उसके रहने की जगह क्या है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट। सो हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है, जहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस उसको सूट करती हैं, उसकी बॉडी की अडेप्टेशन जो हैं वो उसे अलाउ करती हैं कि वो वहाँ पे रह सके, उसकी फिजियोलॉजी उसे अलाउ करती है कि वो वहाँ पे रह सके, या उस एनवायरनमेंट की फ़िज़िकल कंडीशंस उसके लिए सूटेबल है, तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, वो रह सकता है। दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह को उसका क्या कहते हैं, हम हैबिटेट कहते हैं। तो हमारी अर्थ पे देख लें कि हर जगह पे हर तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं रहता। पोलर बियर जो है वो पोलर एरिया में बहुत लो टेम्परेचर पे रह सकता है। हमारे डेजर्ट्स में या उसके अलावा जो है हमारी अर्थ पे जितने भी रहने की जगह हैं या हैबिटेट्स हैं या एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वहाँ पे वो नहीं रह सकता। किस वजह से, कि उसमें स्पेसिफिक फीचर्स इस तरह के हैं कि वो उस एनवायरनमेंट पे रह सकता है। यहाँ पे आएगा तो उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी फार होगी तो वो गर्मी से ही मर जाएगा। ठीक है, तो यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी जगह पे जब रहता है तो उसकी बॉडी में, उसकी स्ट्रक्चर में इस तरह की एडेप्टेशंस होती हैं जो वहाँ पे उसका सर्वाइवल पॉसिबल करती हैं। इसी वजह से वो रह सकता है, अदरवाइज जो है वो वहाँ पे नहीं रह सकता। तो हैबिटेट जो है, हैबिटेट इज़ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, तो इसके अलावा एक और साइंटिस्ट था, जोसेफ ग्रीनेल। उसने एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी इकोलॉजी में, इसको निच का नाम दिया था उसने। निच जो है ये, इसे क्या कहते हैं कि रोल ऑफ स्पीशीज प्लेस इन अ कम्युनिटी। अब इसमें किसी भी स्पीशी का एक कम्युनिटी में जो रोल वो प्ले कर रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स बिहेवियर, इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द environment or on the other members of community, he called it niche. अब ये जो साइंटिस्ट था गार्नेल,
ये ऑर्निथोलॉजिस्ट था। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होते हैं आर दोज बायोलॉजिस्ट हु स्टडी ऑन द बर्ड्स, दे आर कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अब उसने स्टडी किया था कि जो डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो यहाँ पे एशिया में नहीं होते। एशिया वाले बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो कि अफ्रीका में नहीं होते। तो डिफरेंट जो या कुछ अमेरिका में हैं तो वो बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन पे नहीं होते। तो किस वजह से डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में डिफरेंट जगहों पे जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, उनका हैबिटेट डिफरेंट है, कि उनके जो रोल्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनकी स्ट्रक्चर जो है, उनकी फिज़िक जो है, उनकी फिजियोलॉजी जो है उसकी लिमिटेशंस हैं कि वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो उसने जो है एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई इकोलॉजी में जिसको निच कहा गया। कुछ लोग इसको निक कहते हैं, नीच या निक जो भी कह लें ठीक होगा। नीच ज़्यादातर प्रोनाउंस किया जाता है इस वर्ड को। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट था ये साइंटिस्ट जोसेफ गार्नेल, इसने 1917 में ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट था चार्ल्स एटन। ठीक है, इसने कहा था निच इज़ द बेसिक रोल एन ऑर्गेनिज्म प्लेज इन द कम्युनिटी। ठीक है, अब दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दो डेफिनेशंस दी हैं निच की। एक क्या है, निच इज़ डिफाइंड एज द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन विच स्पीशीज इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लिमिटेशंस ऑफ इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, कि निच क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट है किसी स्पीशी का, कि कोई भी स्पीशी जो है वो कहाँ कहाँ पे रह सकती है और किस वजह से उन जगहों पे वो रह सकती है कि उसकी फिज़िकल स्ट्रक्चर सूटेबल है उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, और सेकंड क्या है कि उसकी फिजियोलॉजी उसे अलाउ करती है कि वो वहीं पे रहे, उसके अलावा किसी जगह पे जाएगा वो ऑर्गेनिज्म। तो ना तो उसमें स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस ऐसी हैं, ना उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि वो वहाँ पे रह सके, ना उसकी फिजियोलॉजी उसे अलाउ करेगी कि वो वहाँ पे रह सके। तो इस वजह से ये किसी भी स्पीशी का वो डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट है कि इन्हीं जगहों पे वो रहेगी, वहीं पे सरवाइव करेगी, उन एरिया से वो बाहर नहीं जा सकती। किस वजह से कि उसकी स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी उसे अलाउ नहीं करती। तो ये तो एक डेफिनेशन है निच की। और दूसरी वाली जो डेफिनेशन जो चार्ल्स एटन ने दी थी उसमें क्या था, इट इज़ द बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन कम्युनिटी। और किस फॉर्म में ये रोल है, इट्स रिलेशनशिप टू इट्स फूड एंड एनिमीज़। ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी स्पीशी का जो रोल है किसी कम्युनिटी में किस तरह, किस रेफरेंस से कि वो फूड क्या ले रही है, किस ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड ले रही है, या फिर उसका अपने एनिमीज़ के साथ। एनिमी भी वही होते हैं जो फूड और स्पेस के लिए compete कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एनिमीज़ हो गए। तो वो सेम स्पीशी के मेंबर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। तो अब क्या है कि किसी भी कम्युनिटी में, किसी इकोसिस्टम में जो कम्युनिटीज़ हैं उसके साथ एक सिंगल जो स्पीशी, उस कम्युनिटी में डिफरेंट, एक कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं ना, और डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। तो अब जो डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं उनकी जो स्पीशीज़ हैं उनके साथ एक कम्युनिटी की डिफरेंट पॉपुलेशंस के साथ, या अपनी ही जो जिस एरिया में एक स्पीशी सर्वाइव कर रही है वहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है, किस फॉर्म का रिलेशनशिप, कि वो किससे फूड ले रही है, या कौन से उसके एनिमीज़ हैं, या किन के साथ वो compete कर रही है। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, निच कहते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि निच को वी कैन से इट दैट ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और जॉब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म का किसी भी एनवायरनमेंट में क्या प्रोफेशन है, क्या वो रोल प्ले कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका प्रोफेशन कहेंगे और इसका निच कहलाएगा। अब ये नहीं होता कि ह्यूमन बीइंग्स की ऑक्यूपेशन है, हम ही काम करते हैं, बल्कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनका कोई एनवायरनमेंट में रोल है।
तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसका ऑक्यूपेशन है। फॉर एग्जांपल जितने प्लांट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, बाकी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं हमारी अर्थ पे उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस वो कर रहे हैं। तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, दे आर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, कि प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट में दे आर प्रोड्यूसर्स, देयर ऑक्यूपेशन इज़ प्रोडक्शन ऑफ फूड टू ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। ठीक है, कि बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो सोलर एनर्जी को कैप्चर नहीं कर सकते, तो उनका जो ऑक्यूपेशन है प्लांट्स का वो क्या है, दूसरों को फूड प्रोवाइड करना। अब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है किसी भी एनवायरनमेंट में, कि वो फूड जो है अपनी कहाँ से लेते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, वैसे तो हम भी डिकम्पोज करते हैं, जो हम फूड लेते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, लेकिन कुछ अनडाइजेस्टेड भी हम छोड़ देते हैं जो हमारे बॉडी से बाहर चली जाती है। तो अब किसी भी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म का जो रोल है किसी जगह पे, वो उसको क्या कहेंगे, हम उसकी नीच कहेंगे। और नीच जो है इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूसर्स होंगे, कोई कंज्यूमर्स होंगे, कोई प्राइमरी कंज्यूमर, कोई सेकेंडरी कंज्यूमर किसी एनवायरनमेंट में, कोई डिकम्पोजर। तो ये सारे रिलेशनशिप्स हम पढ़ेंगे। तो नीच जो है उसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक तो क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक फीडिंग हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक एरिया में ही सर्वाइव करता है, उसके फूड रिसोर्सेज ही वहाँ पे उसे अवेलेबल होते हैं। तो फीडिंग हैबिट्स की बेस पे भी कह सकते हैं कि हम ये स्पेसिफिक एरिया में रहता है इन फीडिंग हैबिट्स की वजह से, इस वजह से ये इसकी इकोलॉजिकल नीच है। सेकंड क्या है कि इकोसिस्टम में जो स्पेसिफिक रोल एक ऑर्गेनिज्म प्ले करेगा वो उसकी नीच कहलाएगी। और थर्ड क्या है कि ऑल इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, के किसी भी एनवायरनमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप्स हैं अपने लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, वो भी उसकी नीच की वजह से हैं। और इकोलॉजिकल नीच जो होती है वो डिटरमिन करती है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है अपने एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं उसको लेगा, कि वो प्रीडेटर है, शिकार कर रहा है, या किसी का अपना प्रे बन रहा है, या फिर किसी के साथ compete कर रहा है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, या किसी चीज़ के लिए भी compete कर रहा है, या जैसे आप लोग मार्क्स के लिए एक दूसरे के साथ compete करते हो। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शंस होते हैं। कंपटीशन भी हो सकता है किसी एक चीज़ के लिए ऑर्गेनिज्म में, कोई फूड किसी की बन जाता है, कोई उसको फ़ौरन किल करके खा जाता है। तो जो खाता है वो क्या होता है, प्रीडेटर होता है, जिसको खा रहा है वो प्रे है, जिसको किल करके खा रहा है। कंज्यूमर हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म, या दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम हो सकता है। प्लांट्स जो हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं फूड के लिए, प्लांट्स क्या हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं, हम कंज्यूमर्स हैं। तो नीच जो है वो हम कह सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट जो है उसके फिज़िकल और जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं उनकी वजह से